हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मिलर इंडिसेस के बारे में। ठीक है, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे मिलर इंडिसेस के बारे में, अपने डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और मिलर इंडिसेस क्या रिप्रेजेंट करती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और मिलर इंडिसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। जो सिंपल फॉर्मूला था मिलर इंडिसेस का, एच के एल इक्वल टू ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी एंड सी बाय ओ सी। तो यहाँ से देखो अपने क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से अपने इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इफ वी हैव गिवन सम मिलर इंडिसेस। यदि हमें मिलर इंडिसेस गिवन हो तो उससे इंटरसेप्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ ए, ओ बी एंड ओ सी हमारे पास में होगा ए बाय एच, बी बाय के एंड सी बाय एल। यदि हमें एच के एल की वैल्यू गिवन है, लेट्स से हमें एच के एल की वैल्यू, यदि हमें ए और हमें यहाँ पे जो एच के एल की वैल्यू के साथ साथ में लैटिस पैरामीटर भी गिवन हो, ठीक है, ए बी सी की भी वैल्यू हमें गिवन हो, भाई कितनी है हमारे पास में पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो एच के एल की वैल्यू लेट्स से हमारे पास में है, एच के एल की वैल्यू है, एच के एल की वैल्यू हमारे पास में है लेट्स से 100, ये एच के एल की वैल्यू है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ओ ए होगा हमारे पास में, ओ बी होगा हमारे पास में, और ओ सी होगा हमारे पास में, वो क्या होगा, ए बाय 1, बी बाय 0 एंड सी बाय 0। तो ये होगा ए इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। तो ये हमारे पास में इंटरसेप्ट होगी, जो एक्स डायरेक्शन में इंटरसेप्ट होगी वो ए होगी, वाई डायरेक्शन में इन्फिनेटिव होगी, और जेड डायरेक्शन में भी हमारे पास में इन्फिनेटिव होगी। तो इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम मिलर इंडिसेस, यदि हमें मिलर इंडिसेस, वी हैव गिवन मिलर इंडिसेस, वी कैन फाइंड आउट द इंटरसेप्ट ऑल्सो। ठीक है, जो हमारे पास में कोई भी हमारे पास में यूनिट लैटिस वेक्टर है उसके लिए इंटरसेप्ट अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे, अपने काफ़ी क्वेश्चन करेंगे इसके असाइनमेंट में, मैं काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मिलर इंडिसेस के। ठीक है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। ये प्लेन की ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन मतलब उस प्लेन के यदि कोई पैरेलल प्लेन भी है तो फैमिली ऑफ पैरेलल प्लेन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अपने बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में दैट इज डायरेक्शन इंडिसेस। डायरेक्शन इंडिसेस, डायरेक्शन इंडिसेस की बात करें तो हमारे पास में ये पर्टिकुलरली डायरेक्शन, जो मिलर इंडिसेस है वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन इंडिसेस है हमारे पास में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी प्लेन के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, लेट्स से ये हमारे पास में क्रिस्टल है एक्स वाई एंड जी, ये हमारे पास में लेट्स से क्यूबिक क्रिस्टल है, दिस इज आर क्यूबिक क्रिस्टल। और इस क्यूबिक क्रिस्टल में अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है हमारे पास में। कौन कौन सी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, जैसे ये वाली पॉसिबल एक डायरेक्शन हो सकती है। तो डायरेक्शन इंडिसेस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन की ओरिएंटेशन को या डायरेक्शन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। जो भी हमारे पास में क्रिस्टल के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको अपने डायरेक्शन इंडिसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको अपने लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे भी हमारे पास में 3 पैरामीटर होते हैं, उसको एच के एल लिख सकते हो। एच के एल के अलावा यहाँ पे एच के एल लिख लो या कुछ और भी लिख लो, वैसे एच के एल नहीं होता ये, इसको कुछ और लिख सकते हो, किसी भी पैरामीटर से लिख सकते हो, एच प्राइम, के प्राइम, एल प्राइम। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है ये वाली, इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 0 0 से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको भी अपने वैसे ही फाइंड आउट करते हैं हमारे पास में जो क्योंकि ये जो हमारे पास में डिस्टेंस है वो ए है, और एक्स एक्सिस को ये कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस में कहाँ तक है, ये ए डिस्टेंस तक है, और लैटिस पैरामीटर भी ए है। तो इस वजह से ये 1 आ रहा है हमारे पास में। ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारे पास में
0 1 0। ये जो डायरेक्शन होगी हमारे पास में, ये वाली डायरेक्शन, ये होगी 1 1 0। ठीक है, जेड डायरेक्शन में नहीं है। और ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली, ये होगी 0 0 1। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी डायरेक्शन, ऐसे ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली, वो होगी हमारे पास में 1 1 1। तो ये अलग अलग हमारे पास में पर्टिकुलर डायरेक्शन हो सकती है। और यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकती है डायरेक्शन इंडिसेस में, और पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस ये हमारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस। इसका आगे यूज होगा जब अपने डिस्कस करेंगे, एक दो टॉपिक मैं आगे बता देता हूँ तुम्हें। जब अपने एरिया वगैरह ये कैलकुलेट करेंगे ना, एरियल डेंसिटी वगैरह, लाइन डेंसिटी वगैरह, वॉल्यूम डेंसिटी वगैरह, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, NaCl, डायमंड, जिंक सल्फाइड और सिंपल क्यूबिक के तीनों टाइप के डिस्कस करेंगे, HCP डिस्कस करेंगे, सीजियम क्लोराइड डिस्कस करेंगे, ग्राफीन डिस्कस करेंगे। तब ये अपने सारी चीज़ें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी इन क्रिस्टल। तो देर आर 3 टाइप ऑफ डेंसिटी। एक तो हमारे पास में वॉल्यूम डेंसिटी होगी, दूसरी हमारे पास में एरियल डेंसिटी होगी, और जो थर्ड होगी हमारे पास में, वो होगी यहाँ पे लाइन डेंसिटी। जब लाइन डेंसिटी कैलकुलेट करना होगा तब अपने इसका यूज करेंगे। तो आई होप ये डायरेक्शन इंडिसेस तुम्हें क्लियर हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे डायरेक्शन इंडिसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास में अलग अलग टाइप की डायरेक्शन इंडिसेस है। डायरेक्शन इंडिसेस मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, डायरेक्शन की ओरिएंटेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। जो डायरेक्शन इंडिसेस है वो क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जो डायरेक्शन है उसकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और डायरेक्शन इंडिसेस को अपने इस ब्रैकेट से कंप्लीट लिखते हैं। डायरेक्शन इंडिसेस फाइंड कैसे करते हैं? वो ओरिजिन पे डिपेंड करता है। जो हमारे पास में ओरिजिन है वो हमने कहाँ पे फिक्स किया हुआ है। लेट्स से ओरिजिन हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है, और इस पर्टिकुलर अपने अलग अलग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। लेट्स से अपने इस पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, OA डायरेक्शन की। यदि अपने OA पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं, तो OA के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास में? जो A पॉइंट है, O पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास में वो है 0 0 0, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 1 0 0। तो 1 0 0 में से 0 0 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 1 0 0। तो जो OA हमारे पास में वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन इंडिसेस होगी वो होगी 1 0 0। इसको अपने क्यूब एज भी कह देते हैं, क्यूब एज। तो हमारे पास में ऐसी टोटल कितनी पॉसिबल क्यूब एज हो सकती है? 1 0 0 हो सकती है, 0 1 0 हो सकती है, 0 0 1 हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास में 1 बार 0 0 हो सकती है, 0 1 बार 0 हो सकती है, और इसके अलावा 0 0 1 बार हो सकती है हमारे पास में। 1 बार का मतलब है यदि ओरिजिन को हम यहाँ शिफ्ट कर दें या ऊपर शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को मान लो हमने कहीं भी शिफ्ट कर दिया, लेट्स से ये हमारे पास में केस है, जैसे लेट्स से हमने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये हमारे पास में क्यूब है। अब है कुछ नहीं इसमें, ये पूछा भी नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एग्जाम में, बहुत ही कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। मिलर इंडिसेस फिर भी पूछ लिया जाता है, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास में जैसे केस, ठीक है। अब यहाँ पे यदि ओरिजिन को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, लेट्स से दिस इज आवर ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारे पास में, ये ओरिजिन है, तो ये हमारे पास में नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमारे पास में नेगेटिव है। और इस पॉइंट की अपने बात करें, लेट्स से दिस इज आवर A पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास में X एक्सिस है, ये हमारे पास में Y एक्सिस है, और ये हमारे पास में Z एक्सिस है। तो X एक्सिस इधर है, Y एक्सिस पीछे है, Z एक्सिस नीचे की तरफ है। तो ये -X है, ये -Y है, और ये -Z है। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 0 होंगे, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -1 0 0। इन कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करोगे तो जो OA वेक्टर जो आएगा हमारे पास में, इसकी जो डायरेक्शन इंडिसेस आएगी वो आएगी हमारे पास में -1 0 0, और -1 को 1 बार लिख सकते हैं। वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा तुमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है। ऐसे ही OB फाइंड करोगे तो OB आएगा हमारे पास में 0 1 बार 0। ऐसे ही OC फाइंड करोगे, ये OC होगा, ये होगा हमारे पास में 0 0 1 बार। इस टाइप से इसको फाइंड आउट कर सकते हो।
अलग अलग हमारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस है अपने, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि ओरिजिन हमने कहाँ लिया है। और भी जैसे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में सिंपल। और कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये क्यूब है हमारे पास में, आई थिंक ये विजिबल है सभी को। कोई भी लाइन ले सकते हैं अपने, लेट्स से ओरिजिन को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया है, इतना कुछ नहीं इसमें, ये ओरिजिन को हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। इसमें कोई और पॉइंट ले लो, लेट्स से ये पॉइंट ले लेते हैं अपने, लेट्स से ये वाली लाइन ले लेते हैं अपने, ये वाली लाइन, ये पॉइंट ले लिया, ये वाली लाइन ले ली हमने, ठीक है। इसको ओ ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं। तो ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास में, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है लेट्स से, ये वाई एक्सिस है लेट्स से, और ये जेड एक्सिस है, ये हमने कंसीडर कर लिया। या इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको एक्स ले लो, ऊपर वाले को जेड ले लो, ठीक है। ये हम कंसीडर कर लिया। वैसे तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम सही रहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, ऊपर वाले को जेड, ये राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, और ये जो डायरेक्शन है वो हमारे पास में वैसे तो देखो लैटिस पैरामीटर क्यूब की बात करें तो ये ए होता है हमारे पास में, लेकिन ये a/2 है, लेकिन अपने ए नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक। वो रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास में, क्योंकि क्यूबिक की अपने बात कर रहे हैं। यदि क्यूबिक नहीं होता हमारे पास में, कुछ और होता, a b c लैटिस पैरामीटर होते, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को a/2 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 b/2 ऐसे लिखना होता। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है तो ए ही आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये आए, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में हाफ, हाफ एंड जीरो। ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास में, हाफ, हाफ एंड जीरो। हाफ हाफ जीरो होगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 0 0 0। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो जो ओ ए जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास में, हाफ, हाफ एंड जीरो। ये हमारे पास में ओ ए लाइन के कोऑर्डिनेट होंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 2 0, ये भी इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। या इसको ये भी लिख सकते हैं, हाफ हाफ जीरो। और जो 2 2 0 है हमारे पास में, वो इसके पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। 2 2 0, यहाँ पे 2 यहाँ पे होगा हमारे पास में लगभग हम बात करें, और एक 2 यहाँ होगा हमारे पास में, और 0, तो मतलब इसके पैरेलल लाइन, इसी लाइन को आगे बढ़ा दें तो ये वाला जो लाइन है, इस पॉइंट को ए प्राइम मान लें, तो ओ ए प्राइम और ओ ए, इन दोनों की जो डायरेक्शन इंडिसेस है वो सेम होंगे, क्योंकि ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती है। चाहे 2 2 0 की बात कर लो, चाहे हाफ हाफ जीरो की बात कर लो। ऐसे ही तुम नेगेटिव डायरेक्शन में भी बना सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सिंपल ये बच्चों वाला काम है, कुछ भी नहीं है इसमें इतना, ठीक है। बस ये याद रखना, नेगेटिव को बाहर से लिखेंगे, बस ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं अपने, जैसे हमने ये ओरिजिन कंसीडर कर लिया, ये ओरिजिन ले लिया हमने, और ये वाली हमने एक लाइन ले ली, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं अपने, ठीक है। इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक्स वाई, ये एक्स है, ये वाई है, और नीचे जेड एक्सिस है हमारे पास, सॉरी एक्स वाई, ऊपर जेड है, ऊपर जेड है। एक सेकेंड रुको, ये एक्स है, ये वाई है, और ऊपर जेड है, एक्स वाई जेड है। और ये नेगेटिव एक्स है, ये नेगेटिव वाई है, और ये नेगेटिव जेड है, ठीक है। नेगेटिव एक्स पीछे की तरफ है, नेगेटिव वाई इस साइड है, नेगेटिव जेड ऊपर की तरफ है। राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक्स वाई, एक्स की तरफ फिंगर्स करके वाई की तरफ कर्ल करोगे, थंब विल गोज इनटू जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स डायरेक्शन में अपने कितना चल रहे हैं, एक्स वाई डायरेक्शन में अपने पूरा कंप्लीट ए चल रहे हैं, 1 चल रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में अपने हाफ चल रहे हैं, एक सेकेंड, एक्स डायरेक्शन में अपने हाफ चल रहे हैं, यहाँ से देखो यहाँ तक गए ना, ये पॉइंट यहाँ तक आएगा ना। एक्स डायरेक्शन में अपने हाफ चल रहे हैं, वाई डायरेक्शन में अपने 1 चल रहे हैं, जेड डायरेक्शन में अपने हाफ चल रहे हैं। तो ये आएगा हमारे पास में हाफ 1 हाफ। तो इसको हाफ 1 हाफ भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, हाफ 1 हाफ। और ये नेगेटिव होगा, तीनों तीनों नेगेटिव होगा, तीनों हमारे पास में नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में ओरिजिन हमने ये लिया है, ठीक है। -1 -1 माइनस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
-1 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, लेट्स से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 -2 एंड -1। तो ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल लाइन ही होगी हमारे पास में, ठीक है। लेकिन इस क्यूब के अंदर नहीं होगी, लेकिन वो बाहर होगी, लेकिन इसके पैरेलल ही होगी, डायरेक्शन इंडिसेस को ही रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट तुम ले सकते हो, ठीक है। ऐसे हमारे पास में यदि हम बात करें, जैसे इस पॉइंट की बात करें हम, जैसे इस पॉइंट की बात करें, ऐसी कितनी लाइन होगी हमारे पास में क्यूब के अंदर, ये तुम्हें मिल जाएगा कंप्लीट पूरी एंड बब्बर में, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके ऊपर, वो मिल जाएगा पूरी एंड बब्बर में, देख लेना। इसकी बात करें अपने, ये ओरिजिन है। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास में, 1 1 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ऐसे ही हमारे पास में एक पीछे भी लाइन हो सकती है इस क्यूब के अंदर, टोटल एक ये भी हो सकता है हमारे पास में 1 0 1, एक ये हो सकता है 1 0 1 1, इसमें हमारे पास में एक ये भी हो सकता है 1 बार 1 0, ठीक है, 1 बार 0 1 0 1 बार 1। ऐसे हमारे पास में ऐसे टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये जो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे इसको अपने कहेंगे, एक सेकंड, इसका नाम है, ये देखो, ये जो है, ये हमारे पास में जो क्यूब है उसका एक जो सरफेस है, एक तो हमारे पास में क्यूब एज थी, क्यूब एज हमारे पास में टोटल 6 थी, और ये होगी हमारे पास में, इसको अपने कहेंगे फैमिली ऑफ क्यूब एज होगी हमारे पास में, और एक होगी हमारे पास में, इसका जो नाम है वो है हमारे पास में, वो इसको मैं बता देता हूँ, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल, इसको अपने कहेंगे फैमिली ऑफ फेस डायगोनल, फैमिली ऑफ फेस डायगोनल। और ये जो फैमिली ऑफ फेस डायगोनल होगी ये हमारे पास में टोटल होगी 12, टोटल 12 होगी। ऐसे हमारे पास में टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ पे मैंने 6 ही बनाए हैं, टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे ही हमारे पास में एक ये भी हो सकती है, ये वाली लाइन, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1 1 1, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में एक पीछे क्यूब होगा, इधर भी हो सकती है, एक इधर क्यूब होगा हमारे पास में, इस साइड में एक पीछे की तरफ क्यूब होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले सकते हो। ऐसे हमारे पास में यहाँ पे टोटल ये जो लाइन है 1 1 1 हो सकती है, 1 1 1 बार 1 हो सकती है, 1 1 बार 1 बार हो सकती है। ऐसे हमारे पास में टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अलग अलग। ये टोटल कितनी लाइन होगी, यहाँ पे टोटल 8 लाइन होगी। तो इसको कहेंगे अपने, इसको अपने कहते हैं फैमिली ऑफ, ये तो फेस डायगोनल हो गया, ये कहेंगे फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल, ये जो होगा इसको कहेंगे अपने फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल, दिस इज नोन एज फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल। ये फैमिली ऑफ बॉडी डायगोनल होगा हमारे पास में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है यदि बाई चांस एग्जाम में कुछ आ जाए इससे रिलेटेड। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ये इस बुक में ये फॉर्मूला गिवन है, द एंगल बिटवीन, पुरी एंड बब्बर का में गिवन है ये, इसका प्रूफ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, याद कर लेना इस फॉर्मूला को। ये फॉर्मूला हमारे पास में, द एंगल थीटा बिटवीन दी टू डायरेक्शन, द एंगल थीटा बिटवीन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन हमारे पास में, एक एच के एल है और एक एच प्राइम के प्राइम और एल प्राइम, दो डायरेक्शन है हमारे पास में, कोई भी दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो ये होगा हमारे पास में, cos थीटा इज इक्वल टू एच प्राइम के प्राइम एल प्राइम अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच प्राइम स्क्वायर के प्राइम स्क्वायर एल प्राइम स्क्वायर, इनकी पावर हाफ है, ये पावर हाफ है, इसकी भी पावर हमारे पास में हाफ है। ये हमारे पास में दोनों के बीच में एंगल होगा। दो लाइन है, कोई भी दो लाइन देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी दो लाइन ले सकते हो इस क्यूब के अंदर। लेट्स से ये दो लाइन की बात करें, एक इस लाइन की बात करें, एक इस लाइन की बात करें,
इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल ये 90 डिग्री है, ये फाइंड आउट भी कर सकते हो यहाँ से। एक लाइन है हमारे पास में 100, एक लाइन है हमारे पास में 010, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 100 और 010 यहाँ पे यदि पुट करोगे तुम इस फॉर्मूले में तो तुम्हारे पास में देख सकते हो तुम 100 और 010, h की वैल्यू है 100 और है 010, तो h की वैल्यू 1 है, h प्राइम की 0, तो ये 0 ही आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। और cos 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो या थीटा इक्वल टू 270 हो, तो उस केस में ये 0 डिग्री होगा। तो इससे अपने एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। ऐसे ही अपने बात करें, मैंने वहाँ पे मिलर इंडिसेस में नेगेटिव मिलर इंडिसेस की बात नहीं की थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। वो भी सेम ही है, नेगेटिव मिलर इंडिसेस। यहाँ पे यदि हमें देखो, यहाँ पे ये भी हो सकता है तुम्हें डायरेक्शन इंडिसेस गिवन हो सकती है और तुम्हें डायरेक्शन ड्रॉ करनी है और तुम्हें 4 डायग्राम दे सकते हैं, उनमें से तुम्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन पहचाननी है, भाई कौन सी डायरेक्शन होगी। जैसे डायरेक्शन इंडिसेस गिवन है तुम्हें, डायरेक्शन इंडिसेस, यदि डायरेक्शन इंडिसेस तुम्हें गिवन है, उस डायरेक्शन इंडिसेस से तुम एक पर्टिकुलर, तुम्हें एक डायरेक्शन 4 पर्टिकुलर एक क्यूब दिया होगा, उसमें 4 पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होगी और तुम्हें पहचानना होगा भाई किस पर्टिकुलर लाइन की डायरेक्शन इंडिसेस है। तो वो कैसे पहचानेंगे? तुम्हारे पास में डायरेक्शन इंडिसेस लेट्स से हमें गिवन है, कुछ भी गिवन हो सकती है हमारे पास में 1 1 -1, ये गिवन हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब होगा जो बनाया हुआ होगा ऑलरेडी, वो ऐसे तो है नहीं एमसीक्यू क्वेश्चन में तुम्हें कहेगा भाई बनाओ, वो तो बनाया हुआ देगा क्यूब, और वो ओरिजिन भी फिक्स करके देगा, या ओरिजिन तुम्हें फिक्स करना होगा या ओरिजिन फिक्स करके देगा। तो 1 1 -1, तो कैसे बनाओगे? अब जो हमारे पास में ओरिजिन को अपने कहाँ शिफ्ट करें कि ये -1 आ जाए हमारे पास में? ओरिजिन यदि यहाँ ले तो 1 1 1 तो ये होता है हमारे पास में, लेकिन 1 1 1 -1 है, -1 है, तो ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें? यहाँ पे देख सकते हो तुम 1 1 -1 है, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है, हमारे पास में जो जेड एक्सिस है वो नेगेटिव है हमारे पास में, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो जेड एक्सिस नेगेटिव, तो ओरिजिन को यहाँ ले लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लोगे ओरिजिन को, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन होगी। ठीक है, ये ओरिजिन ले लिया हमने, तो देखो ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ऊपर होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे जेड एक्सिस नीचे की तरफ है, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 1 1 -1। तो इस टाइप से बना सकते हो, देख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है तुम्हें, हाफ -हाफ 1/3, उसके अकॉर्डिंग कुछ भी दिया हो सकता है, वो बच्चों वाला काम है, कुछ भी नहीं है इसमें इतना। ठीक है, यदि अपने बात करें यहाँ पे मिलर इंडिसेस की, नेगेटिव मिलर इंडिसेस की बात करें, प्लेन ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन, नेगेटिव मिलर इंडिसेस, इसकी अपने बात करें नेगेटिव मिलर इंडिस, इसमें भी कुछ नहीं है, बस जो प्लेन, मान लो कोई भी हमारे पास में प्लेन है, वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा कि तुम ओरिजिन कहाँ ले रहे हो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास में है, लेट्स से हमने ओरिजिन को यहाँ ले लिया है, ये ओ पॉइंट है हमारे पास, और इस प्लेन की ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं अपने, ये हमारे पास में प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन है, तो मिलर इंडिसेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास में, एच के एल ए बाय ओ ए, बी बाय ओ बी, सी बाय ओ सी। ठीक है, तो ये जो प्लेन है इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास में, एक सेकेंड रुको, ओरिजिन जब ये ले रहे थे अपने, ये एक्स एक्सिस, ये इधर वाली एक्स एक्सिस ले रहा था मैं, इधर वाली वाई ले रहा था, इधर वाली जेड ले रहा था, तब ओरिजिन ये लेंगे तो ये वाली तो हमारे पास में एक्स है, ये वाली हमारे पास में वाई है, ऊपर वाली हमारे पास में जेड है, तो ये वाली हमारे पास में -y हो जाएगी, ये वाली हमारे पास में -x हो जाएगी, और ऊपर वाली हमारे पास में z ही रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, इंटरसेप्ट क्या होगी, a बाय ओ ए क्या होगी, x डायरेक्शन में, ये जो पॉइंट ये हमारे पास में प्लेन है, ये प्लेन x डायरेक्शन में
किस पे कट कर रहा है, माइनस ए पे कट कर रहा है, और ए बाय ओ बी कहाँ कट कर रहा है, माइनस, ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई और जेड के पैरेलल है, तो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, तो ये होगा -1 0 0, तो इसको लिख देंगे 1 बार 0 0। तो इस टाइप से अपने मिलर इंडिसेस है वो फाइंड कर सकते हैं। और यदि तुम्हें मिलर इंडिसेस नेगेटिव में गिवन, ऐसे बहुत सारे तुम केस ड्रॉ कर सकते हो अलग अलग, 1 बार 2 बार 0, बहुत सारे केस डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें इतना, ठीक है। इसी टाइप से जैसे और भी केस ले सकते हो तुम, देखो जैसे ये केस ले सकते हो मिलर इंडिसेस में, नेगेटिव मिलर इंडिसेस में ये वाला केस ले सकते हो, या तो मान लो नेगेटिव मिलर इंडिसेस तुम्हें गिवन हो और तुम्हें प्लेन बनाना हो तो वो भी केस ले सकते हो। फॉर गिवन मिलर इंडिसेस, फॉर गिवन मिलर इंडिसेस ड्रॉ प्लेन, प्लेन ड्रॉ करना हो तुम्हें, मान लो ये मिलर इंडिसेस तुम्हें गिवन है, इस टाइप की गिवन है 2 बार 1 0, ये मिलर इंडिसेस गिवन है तुम्हें 2 बार 1 0, इसका प्लेन ड्रॉ करना है। तो ओरिजिन को कहाँ लें, ओरिजिन को कुछ इस टाइप से लेना है कि हमारे पास में जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव में रहे, ओरिजिन को कुछ इस टाइप से लेंगे कि एक्स एक्सिस नेगेटिव में रहे, ये हमारे पास में एक्स होती है, ये हमारे पास में वाई होती है, ये जेड होती है, तो ये ओरिजिन होता है। तो एक बार क्यूब बना दो यहाँ पे, लेट्स से ये हमने क्यूब बना दिया। तो एक्स एक्सिस नेगेटिव में, ओरिजिन कहाँ लें कि एक्स एक्सिस नेगेटिव में रहे, इसको यदि ओरिजिन ले लें अपने, यदि ये ओरिजिन ले लें तो एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस नेगेटिव में हो जाएगी यहाँ पे। तो यदि इसको ओरिजिन ले लें, ये वाई, देखो ये हमारे पास में एक्स है, ये वाई है, और ये ऊपर वाली जेड है, तो ओरिजिन यदि इसको ले लें अपने, तो ये हमारे पास में x होगी, ठीक है, और ये हमारे पास में y होगी, और ये हमारे पास में z होगी, तो ये वाली जो एक्सिस होगी ये -x होगी हमारे पास में, तो इसको अपने ओरिजिन ले लेते हैं। तो ये है 2 बार 1 0, तो HKL हमें गिवन है, HKL गिवन है, तो इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं OA OB एंड OC, तो आएगा A बाय H, B बाय K, C बाय L। तो A बाय H कितना है, 2a लिख सकते हैं इसको, -2a, h को a से डिवाइड कर दो, a b c से इसको डिवाइड कर दो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a से तीनों को डिवाइड कर दिया, 1 बाय -2, 1 बाय 1, 1 बाय 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, ये इंटरसेप्ट आ जाएगी हमारे पास में, ओ ए आएगा हमारे पास में -1/2, ओ बी हमारे पास में आएगा 1, ओ सी आएगा इन्फिनेटिव, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल होगा जो हमारे पास में प्लेन होगा, ओ ए को वो, मतलब एक्स एक्सिस को वो -1/2 पे कट करेगा, जो प्लेन होगा वो एक्स एक्सिस को माइनस इस पॉइंट पे कट करेगा, वाई एक्सिस को वो इस पे कट करेगा 1 पॉइंट पे, और जेड एक्सिस के वो पैरेलल होगा, मतलब वो इस टाइप से होगा कुछ प्लेन, इस टाइप का ये प्लेन होगा। तो इस टाइप से अपने प्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेन हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी हमारे पास में क्रिस्टल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के प्लेन हो सकते हैं। लेट्स से दिस इज आवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप के बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन। अब जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो होगी दो प्लेन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये एक प्लेन है हमारे पास में और एक ये प्लेन है हमारे पास में, इन दो प्लेन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस, या इसको ये भी कह सकते हो, ये वाली डिस्टेंस इन दो प्लेन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जिसको अपने कहेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। दो प्लेन के बीच की जो स्पेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, नॉट परपेंडिकुलर, टू पैरेलल प्लेन,
टू पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको अपने कहेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अब जो दो पैरेलल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, जो दो पैरेलल प्लेन हैं तो उनके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, मैथमेटिकल क्या फॉर्मूला होगा, उसको अपने को कैलकुलेट करना है। मैथमेटिकल फॉर्मूला, उसको अपने को प्रूफ करना है, क्या होगा मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए लेट्स से अपने एक सिंपल केस ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में एक प्लेन है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और सिंपल है कि ये वाला प्लेन ले लेते हैं अपने, इससे थोड़ा इजी होगा कैलकुलेट करना। वैसे तुम कोई भी प्लेन ले सकते हो लेकिन इससे थोड़ा रिलेशन बनाना इजी होगा। ये हमारे पास में एक प्लेन है, ठीक है, और ये जो प्लेन है हमारे पास में इसकी तुम मिलर इंडिसेस निकाल सकते हो। ये जो प्लेन है हमारे पास में इस टाइप से, ठीक है, और ये इसका ओरिजिन है सेंटर में, ये इसका सेंटर में ये ओरिजिन है इस प्लेन के पीछे, मतलब ये जो पॉइंट है पीछे की तरफ जो पॉइंट है वो प्लेन बाहर की तरफ है, ये कंप्लीट प्लेन बाहर की तरफ है, वो पॉइंट ओरिजिन पीछे की तरफ है इस प्लेन पे। ठीक है, तो ये एक प्लेन है जिसकी मिलर इंडिसेस क्या है हमारे पास में, इसकी जो मिलर इंडिसेस है वो हमारे पास में 1 1 1, ये मिलर इंडिसेस है। अब इसके एक पैरेलल प्लेन भी हो सकता है। अब इसके एक पैरेलल प्लेन होगा जो ओरिजिन से पास कर रहा है, जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। लेट्स से वी हैव पैरेलल प्लेन which contain origin, we have parallel plane which contain origin। इस प्लेन के पैरेलल एक पैरेलल प्लेन है जो पीछे की तरफ है। जैसे देखो मैंने बहुत सारे प्लेन बनाए थे ना यहाँ पे कल, जैसे एक एग्जांपल इसमें देख लेते हैं अपने। जैसे ये देखो इस टाइप से हो सकता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास में एक्स वाई जेड एक्सिस है, जैसे एक ये प्लेन हो गया हमारे पास में, एक ये प्लेन हो गया हमारे पास में, ये इसके पैरेलल प्लेन है। ऐसे ही एक प्लेन तुम ऐसा भी बना सकते हो, ये जो दोनों प्लेन है ये ऊपर उठे हुए हैं, ओरिजिन को कंटेन नहीं करते, ये भी प्लेन ओरिजिन को कंटेन नहीं करता। लेकिन तुम एक प्लेन और बना सकते हो जो ओरिजिन को कंटेन करता हो। ये ऐसे प्लेन है ना, एक प्लेन ये हो गया, एक इससे पीछे हो गया, इससे पीछे हो गया, एक ऐसा प्लेन होगा जो ओरिजिन को कंटेन करता हो और जो इसके पैरेलल हो। तो जो ओरिजिन पॉइंट है हमारे पास में, ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट उस प्लेन के ऊपर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहां से अपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर सकते हैं यहां से, जो P पॉइंट है, और ये जो P पॉइंट है ये ऊपर वाले प्लेन में है। तो हम ऐसा बना सकते हैं कुछ, देखो इस टाइप से अपने बना सकते हैं। जैसे एक ये वाला प्लेन हो गया हमारे पास में, एक ये वाला प्लेन हो गया और एक ये वाला प्लेन हो गया, और ये दोनों पैरेलल है, तो ये ओरिजिन है, ये P पॉइंट है, तो ये OP डिस्टेंस है, दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको अपने कहेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग। जो OP डिस्टेंस होगी यहाँ पे वो होगी हमारे पास में इंटर प्लेनर स्पेसिंग, इसको हमें कैलकुलेट करना है। और जो OP है लेट्स से वो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से हमारे पास में वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से जो OP है वो बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से जो OP है वो गामा एंगल बना रही है हमारे पास में। तो यहां से अपने OP, और ये हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट का अपने एक रिलेशन ये हमारे पास में देखो, जैसे ये ओरिजिन O पॉइंट है, इससे ये A पॉइंट है और ये डिस्टेंस A है हमारे पास में, और ये OP है हमारे पास, ये P पॉइंट है, ये एंगल अल्फा है हमारे पास में। तो यहाँ पे, और ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है जिसको अपने D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकते हैं अपने
अपने डी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जो डी होगा हमारे पास में वो क्या होगा, डी होगा हमारे पास में, डी को अपने लिख सकते हैं यहाँ पे A/H कोस अल्फा। और ये जो OA है, यहाँ पे एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। जो OA है हमारे पास में वो क्या है, वो इंटरसेप्ट है। OA को अपने लिख सकते हैं A/H। कैसे, हमारे पास में देखो ये था HKL, ये था हमारे पास में A/OA, B/OB, C/OC। तो OA क्या था हमारे पास में, OA था यहाँ पे A/H, OB था B/K और OC था हमारे पास में C/L। तो OA को क्या लिख सकते हैं A/H, तो OA A/H, तो D क्या होगा इसका प्रोजेक्शन, इसका ये प्रोजेक्शन होगा, तो D होगा A/H कोस अल्फा, उसका कोस कंपोनेंट होगा। ऐसे ही जो हमारे पास में जो D है, D एक्सिस है, वो Y एक्सिस से भी हमारे पास में बीटा एंगल बना रही है, तो इसका भी एक प्रोजेक्शन होगा। तो D को ये भी लिख सकते हो तुम, D को लिख सकते हो B/K कोस बीटा, और D को तुम ये भी लिख सकते हो C/L कोस गामा। ठीक है, और जो कोस अल्फा, कोस बीटा और जो कोस गामा होते हैं उसको अपने कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इनको अपने डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा, हमारे पास में एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है दैट यू हैव टू रिमेंबर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर, ये मैं नहीं बताऊंगा भी ये 1 कैसे आया, ये तुम प्रूफ कर सकते हो। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर जो गामा होगा ये 1 के इक्वल होगा। दिस इज फ्रॉम मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ये मैथमेटिकल हमारे पास में प्रॉपर्टी है, सभी को पता है। यदि ये एंगल हमारे पास में अल्फा बीटा गामा है तो इनका जो कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा होगा वो हमारे पास में 1 के इक्वल होगा। तो कोस अल्फा क्या है DH/A, तो इसको लिख देंगे DH/A का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा DK/B का होल स्क्वायर, DL/C का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। D निकालना है तो D स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 1/H² A² K² B² L² तो ये D आ जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से देखो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, जो D आएगा हमारे पास में, फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो D आएगा हमारे पास में 1/√H² A² K² B² प्लस L²/C², ये D होगा हमारे पास में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलता है डायरेक्ट। ABC में रिलेशन है हमारे पास में, डिफरेंट टाइप के रिलेशन है, ठीक है। और ABC में क्या रिलेशन है उस पर ही HKL की वैल्यू तुम्हें गिवन होगी किसी पर्टिकुलर प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन के लिए, दो पैरेलल प्लेन के लिए HKL की वैल्यू तुम्हें पता होगी, ABC की वैल्यू तुम्हें पता होगी। तो दो पैरेलल प्लेन के लिए तुम जैसे क्यूबिक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास में, जैसे क्यूबिक क्रिस्टल ले लेते हैं अपने, ये हमारे पास में क्यूबिक क्रिस्टल है, और ये प्लेन ले लेते हैं अपने, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है, लेट्स से ए डिस्टेंस पे ये कट कर रहा है, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये लैटिस पैरामीटर ए है। तो ये जो कट कर रहा है इसकी जो मिलर इंडिसेस है HKL वो होगी हमारे पास में 1 0 0, और ये क्यूबिक क्रिस्टल है तो ABC तीनों की जो वैल्यू है वो A होगी हमारे पास में। तो यहाँ पे जो D होगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होगी वो होगी हमारे पास में 1/1/A², 0 एक सेकेंड 1/A² प्लस 0 प्लस 0, तो ये आ जाएगा A। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, मतलब इस प्लेन और इस प्लेन के बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो A होगी हमारे पास में। तो इस टाइप से अपने इसको
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी। आई होप इतना समझ में आया हो तुम्हें, नोट कर लो इसको फटाफट से। क्लियर है ना इतना? ये हमारे पास में इंटरप्लेनर स्पेसिंग कंप्लीट टॉपिक, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे अपने इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास में जो यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे, देखो वो क्या होगा, देखो अपने इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास में, कोई भी प्लेन है इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास में। किसी भी प्लेन का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो? ये जैसे प्लेन है हमारे पास में, इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? किसी भी प्लेन का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर है। लेट्स से ये प्लेन है हमारे पास में, ये वाला प्लेन, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको मैं यहाँ बना देता हूँ। ये हमारे पास में प्लेन है ये वाला, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पॉइंट से लेट्स से एक यूनिट वेक्टर बना देता हूँ एन कैप, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसको ओरिजिन से पास करवा दो ताकि इजी रहे ये। एक सेकेंड, हाँ ये हमारे पास में जैसे ये हमारे पास में, और ये हमारे पास में पी पॉइंट है, और यहाँ से एक यूनिट वेक्टर जा रहा है एन कैप, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, तो एन कैप होगा क्या हमारे पास में, ग्रेडियंट ऑफ प्लेन की इक्वेशन अपॉन ग्रेडियंट ऑफ एन कैप। क्या होता है यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। एफ क्या होता है हमारे पास में, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एफ होता है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन को यदि बात करें, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी हमारे पास में, कैसे फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, फटाफट से इसको गूगल करो, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इसको फटाफट से गूगल करो क्योंकि हर चीज़ नहीं बताई जाती। यदि तुम्हें नहीं पता कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको फाइंड आउट करना सीख लो। अभी गूगल करो, 5 मिनट का टाइम लगेगा। क्योंकि देखो नेट की प्रिपरेशन जब अपने स्टार्ट करते हैं तो अपने ये नहीं स्टार्ट करते भाई पहले 10th 11th की, 10th क्लास की, 11th क्लास की, 12th क्लास की मैथ पढ़ेंगे उसके बाद में अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो साथ साथ में जो ऐसी चीज़ें आती है जो तुम्हें याद नहीं है, हमने पढ़ा हुआ है लेकिन हमें याद नहीं है, और 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सकता है और शॉर्ट नोट्स में अपने लिखा जा सकता है। तो 5 मिनट में इसको शॉर्ट नोट्स में लिखो अपने, गूगल करो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारे पास में, एफ से लिख देंगे इसको इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो ये होगा हमारे पास में एक्स अपॉन इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई डायरेक्शन में इंटरसेप्ट, जेड अपॉन जेड डायरेक्शन में इंटरसेप्ट। एक्स अपॉन एक्स डायरेक्शन में इंटरसेप्ट ओ ए कितना है, ए बाई एच, तो ए एच ऊपर आ जाएगा, तो के वाई अपॉन बी, एल जेड अपॉन सी, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी हमारे पास में। अब एन कैप निकालना है हमें, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जो एन कैप होगा यूनिट वेक्टर होगा, उसके लिए ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा एच बाय ए आई कैप, के बाय बी जे कैप, एल बाय सी के कैप, ठीक है। और मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा हमारे पास में, एच बाय ए का होल स्क्वायर, के बाय बी का होल स्क्वायर, एल बाय सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एन कैप क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ अपॉन मोड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, will come out to be h by a I cap, k by b j cap, l by c k cap अपॉन h by a का होल स्क्वायर, k by b का होल स्क्वायर, l by c का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में एन कैप डायरेक्शन होगी, ठीक है। एन कैप डायरेक्शन निकल गई। अब देखो, अब हमें एन कैप और इसमें रिलेशन निकालना है।
तो हमारे पास में जो एन कैप और इसमें रिलेशन जो डी होगा उसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखो डी हमारे पास में क्या है, डी है 1/h² a² k² b², आई थिंक इट इज विजिबल, विजिबल है ना ये, l²/c²। तो एन कैप और डी में हमें यदि रिलेशन निकालना है तो हम कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो क्या हम ये लिख सकते हैं, इसको डी को हम ये लिख सकते हैं, डी को अपने ये लिख सकते हैं a/h, डी को लिख सकते हैं अपने डॉट a/h डॉट एन कैप, ये लिख सकते हैं a/h, a वेक्टर है हमारे पास में, ये किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, a वेक्टर बाय h डॉट एन कैप। जैसे ये लिखेंगे और a वेक्टर किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, तो इसको ये भी लिख सकते हैं a/h आई कैप डॉट एन कैप। ये क्या, ये d को ये लिख सकते हैं और d को हम ये भी लिख सकते हैं, a की जगह b आ जाएगा, h की जगह k आ जाएगा, j कैप डॉट एन कैप, ये भी लिख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं अपने c/l k कैप डॉट एन कैप। अब देखो आई कैप डॉट एन कैप करोगे तो आई कैप करोगे तो h/a आ जाएगा, ये बाकी टर्म जीरो हो जाएगी और नीचे वाली टर्म रह जाएगी, और a/h है साथ में तो h/a है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में ये d क्या रह जाएगा, d रह जाएगा हमारे पास में 1/h² h/a का होल स्क्वायर k/b का होल स्क्वायर और l/c का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में d की पॉसिबल वैल्यू होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ हो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का क्या फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे मैं, मिलर इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास में, डिटरमाइन द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ, डिटरमाइन मिलर इंडिसेस that Miller indices of a plane that makes intercept of intercept of 2, 3 and 4 Armstrong, 2 Armstrong, 3 Armstrong and 4 Armstrong on the coordinate axis of orthorhombic crystal, on the coordinate axis of orthorhombic crystal, orthorhombic crystal with A, B and C इक्वल टू, ये रिलेशन हमें गिवन है 4, 3, 2। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में हमें पता है कि जो A, B, C जो तीनों हमारे पास में लैटिस पैरामीटर है उनकी जो वैल्यू है हमारे पास में वो डिफरेंट होती है, ठीक है। इसको हमें, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करो, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, फिर इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ तुम्हें। मिलर इंडिसेस, वी हैव टू फाइंड द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस के लिए हमारे पास में सिंपल फॉर्मूला है HKL इक्वल टू A/OA, B/OB एंड C/OC। तो A कितना है, A हमें गिवन आई थिंक लैटिस पैरामीटर 4, OA कितना है 2 आर्मस्ट्रॉन्ग, B कितना है 3, OB कितना है 3 आर्मस्ट्रॉन्ग, C कितना है हमारे पास में 2, OC कितना है 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2, 1, 1/2। 2 से इसको यदि मल्टीप्लाई कर दें इसको, क्योंकि नीचे 1/2 आ रहा तो ये आएगा 4, 2, 1। तो ये हमारे पास में मिलर इंडिसेस होगी 4, 2, 1, ठीक है। इस टाइप से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं मिलर इंडिसेस को। बाकी और भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम है मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं असाइनमेंट में सारी प्रॉब्लम डाल दूंगा, जितनी प्रॉब्लम होगी असाइनमेंट्स में अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तुम्हें, मिलर इंडिसेस फाइंड करना आ गया तुम्हें,
इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो यूजिंग सेम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करके इंटरसेप्ट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट? तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में अपने डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इस लेक्चर में मैं सबसे पहले 3 क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जो है हमारे पास में क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा भी अपने बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्यूबिक के अलावा अपने क्यूबिक में सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, उसके बाद में अपने डिस्कस करेंगे जो और डिफरेंट टाइप की, डायमंड के बारे में डिस्कस करेंगे, एचसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे, ग्राफीन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ सबसे पहले अपने इस लेक्चर में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में, जो हमारे पास में फर्स्ट टाइप होगा क्यूबिक क्रिस्टल। और ये 3 डायमेंशन में हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में जब अपने स्टडी करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे लैटिस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 3 टाइप के हमारे पास में लैटिस स्ट्रक्चर है। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास में वो है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। और जो सेकंड टाइप है हमारे पास में वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और जो थर्ड टाइप है हमारे पास में दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये हमारे पास में 3 टाइप के क्यूबिक क्रिस्टल है। एक एक करके सभी को अपने डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। आई थिंक सभी को विजिबल है ना, ये रिकॉर्डिंग विजिबल आई थिंक सभी को। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सिंपल क्यूबिक के बारे में। सिंपल क्यूबिक डिस्कस करते हैं, फिर अपने बाकी डिस्कस करेंगे। सिंपल क्यूबिक की बात करें, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, और सिंपल क्यूबिक को अपने परमिटिव लैटिस भी अपने कह देते हैं सिंपल क्यूबिक को। एक सेकंड, ये धीरे धीरे राइटिंग, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया डिजिटल बोर्ड का, इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी खराब आ रही है, बट धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ठीक है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक बेसिकली हमारे पास में, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा मैं और सभी को एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ में। सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में पॉइंट है वो है ये हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल होता है। इसका जो यूनिट सेल होता है वो हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल होता है। परमिटिव यूनिट सेल का मतलब है कि इसमें जो हमारे पास में लैटिस पॉइंट होंगे वो इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हमारे पास में 1 होंगे। तो जैसे हमारे पास में ये स्ट्रक्चर है, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट है। ये सभी अटैच होंगे, ये अलग अलग नहीं होंगे। ये यहाँ पे जैसे मैं डिफरेंट बना रहा हूँ अलग अलग, लेकिन ये आपस में सभी अटैच होंगे। एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप की होगी सिंपल क्यूबिक की। यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी। यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है सभी कॉर्नर पे ये एक साथ में अटैच होंगे। यहाँ पे ये इससे भी अटैच हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने सही नहीं बनाया, एक सेकेंड रुको। ये इससे खुद से भी अटैच हो रहा होगा। देखो, ये समझने की कोशिश करना है इसको। जैसे ये हमारे पास में इसका फ्रंट हिस्सा यदि देखें अपने तो ये होगा इस टाइप से, ये इससे अटैच होगा और ये इससे अटैच होगा। ये हमारे पास में इसका जो फ्रंट फेस देख सकते हो, ये वाला जो फ्रंट फेस है कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देगा। तो ये जो एटम है हमारे पास में, एटम का इतना हिस्सा अंदर होगा, इस एटम का इतना हिस्सा अंदर होगा, इस एटम का इतना हिस्सा अंदर होगा और इस एटम का
ये एटम भी ले सकते हो, लैटिस पॉइंट भी ले सकते हो। अब लैटिस पॉइंट के ऊपर हमारे पास में एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं, मोनोटॉमिक भी हो सकती है और वो पॉलीटॉमिक भी हो सकती है हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे अपने डिस्कस करें, जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास में जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एटम होंगे वो इसके, जो लैटिस पॉइंट होंगे वो इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे, और किसी पॉइंट पे नहीं होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इस यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट का हमारे पास में एक सिंपल एक फॉर्मूला है हमारे पास में, वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट भी बता सकते हो। वो फॉर्मूला है हमारे पास में एन इफेक्टिव इक्वल टू एन आई प्लस एन एफ बाई टू प्लस एन सी बाई एट, एन आई प्लस एन एफ बाई टू प्लस एन सी बाई एट। इसका क्या मतलब है यहाँ पे? अब एन आई क्या है यहाँ पे? एन आई क्या रिप्रेजेंट करता है? एन आई रिप्रेजेंट करता है क्यूबिक के अंदर, इनसाइड द क्यूब, इनसाइड क्यूब या इनसाइड दी जो हमारे पास में क्रिस्टल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, कितने नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है, ये हो गया इनसाइड। और एन एफ है हमारे पास पे, फेस पे कितने हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एट फेस। और ये सी हो गया कॉर्नर पे कितने लैटिस पॉइंट है। ये सिर्फ सिंपल ये क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए ही है, हर जगह इसको अप्लाई नहीं कर सकते तुम। यदि क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, किसी और टाइप की स्ट्रक्चर है, दिस फॉर्मूला वॉन्ट बी अप्लाई। ठीक है। अब एन आई यहाँ पे देख सकते हो, एन आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अंदर कोई भी हमारे पास में एटम नहीं है, कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं है अंदर, तो एन आई 0 हो जाएगा। फेस पे कितना है? फेस पे कोई भी लैटिस पॉइंट नहीं है, तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/2। कॉर्नर पे कितने हैं? कितने कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट है? 8 कॉर्नर है, तो 8 लैटिस पॉइंट है। यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी देयर आर 8 कॉर्नर, 8 लैटिस पॉइंट, वी हैव 8 लैटिस पॉइंट। तो 8 डिवाइड बाय 8 कम आउट टू बी 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ जो लैटिस पॉइंट होगा हमारे पास में वो 1 होगा। इसका मतलब ये हमारे पास में परमेटिव यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि परमेटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन ही हमारे पास में यही है कि परमेटिव यूनिट सेल में हमारे पास में इफेक्टिव नंबर ऑफ जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो 1 होते हैं, और जो सभी के सभी जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो उसके कॉर्नर्स पे होते हैं। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, जिसको अपने कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह देते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि अपने बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नेबर की स्पेलिंग क्या होती है? NE, यही होती है ना नेबर की स्पेलिंग। हाँ, तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की अपने बात करें तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर कितने होंगे हमारे पास में? नंबर ऑफ एक लैटिस पॉइंट के नियरेस्ट नेबर कितने होंगे हमारे पास में, वो हमें बताना है। जैसे ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, दिस इज आर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब जरूर ये तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का, यहाँ पे भी एक यूनिट सेल हो सकता है इस टाइप से, यहाँ पे भी एक पीछे भी एक यूनिट सेल हो सकता है इस टाइप से, इस टाइप से एक इधर भी हो सकता है, इधर भी एक यूनिट सेल हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इस एटम की बात करें और पीछे भी हो सकता है हमारे पास में। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की बात करें, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर यदि अपने ये लैटिस पॉइंट ले लिया, इसके नियरेस्ट नेबर कितने लैटिस पॉइंट होंगे हमारे पास में? नियरेस्ट नेबर जो पास पास वाले हैं, जो इससे टच कर रहे, एक ये वाला होगा इस एक्सिस पे, एक ये वाला होगा, ठीक है, एक ये वाला होगा हमारे पास में, एक पीछे होगा हमारे पास में, 4 तो ये हो गए, एक ऊपर होगा हमारे पास में। जो ए डिस्टेंस पे, ये ए डिस्टेंस है जिसको अपने लैटिस पैरामीटर कह देते हैं, ठीक है।
और एक इसके जस्ट नीचे वाला होगा हमारे पास में जो पीछे की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास में लैटिस पॉइंट है, तो इसके नियरेस्ट नेबर हमारे पास में 1 2 3 4 और एक पीछे 5 और एक आगे 6। टोटल हमारे पास में जो ए डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे हमारे पास में टोटल 6 नियरेस्ट नेबर होंगे यहाँ पे। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी हमारे पास में ए। ठीक है, नियरेस्ट नेबर समझते हो, जिसको सी नियरेस्ट नेबर जो सबसे पास में हो लैटिस पॉइंट। एक लैटिस पॉइंट को यदि पिक कर लिया तो उसके सबसे पास में लैटिस पॉइंट कितने हैं। देयर आर 6 लैटिस पॉइंट, यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर 6 लैटिस पॉइंट। यहाँ पे आई थिंक विजिबल है ना, ये एक आगे है, एक पीछे है, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक ऊपर है, एक नीचे। देयर आर 6 लैटिस पॉइंट। इसको अपने कह देते हैं, इसको अपने कोऑर्डिनेशन नंबर भी कह देते हैं। इसको अपने कह देते हैं, एक सेकेंड, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आई थिंक ये क्लियर है सभी को। ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी हमारे पास में। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर को एन से लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ सेकंड नियरेस्ट नेबर। अब यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में सेकंड नियरेस्ट नेबर किसी एक, अब सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा कितनी डिस्टेंस पे, सबसे पहले तो वो देखो। ये देखो, जैसे ये क्यूब है हमारे पास में, इस क्यूब की बात करो, जैसे ये क्यूब है, ये हमारे पास में एटम है, इसके जो सबसे पास वाला एटम है या तो वो ए डिस्टेंस पे ये वाला हो सकता है, या वो ये वाला हो सकता है, या पीछे हो सकता है, 6 हो सकते हैं। लेकिन जो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा वो कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, वो हो सकता है ये वाला, ये सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, जो कितने डिस्टेंस पे होगा, √2a डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, ये एक प्लेन है हमारे पास में, इस प्लेन के अंदर यहाँ पे जो एटम होगा, यहाँ वाला जो एटम होगा वो इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, यहाँ वाला एटम होगा वो सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा, एक पीछे एटम होगा इस कॉर्नर पे, वो इसके सेकंड, इसको मिला दो यदि पीछे, यहाँ पे इसको मिला दो। ठीक है, तो यहाँ एक पीछे जो होगा वो एक सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को लेट्स से अपने कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स जेड प्लेन में 4 होंगे, ये एक्स जेड प्लेन है जो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे एक्स जेड प्लेन में 4 होंगे हमारे पास में। और यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, अब देखो, एक तो ये हो सकता है, एक उसी क्यूब को दोबारा देखो, इसके नियरेस्ट नेबर ये भी हो सकता है ना, ये वाला, ये भी हो सकता है एक नियरेस्ट नेबर, ये भी √2a डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे भी एक प्लेन बनेगा हमारे पास में, ये देखो यहाँ पे एक प्लेन बन रहा है हमारे पास में, ये रहा, इसके नियरेस्ट नेबर हमारे पास में, ये जो पॉइंट है इसके नियरेस्ट नेबर ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है, एक पीछे हो सकता है, 4 ये हो सकते हैं। तो ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन में भी हमारे पास में 4 हो सकते हैं, और एक्स जेड प्लेन भी, एक्स जेड के अलावा वाई जेड और एक्स वाई प्लेन में भी 4 हो सकते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, सेकंड नियरेस्ट नेबर टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 12 हो जाएंगे। 12 सेकंड नियरेस्ट नेबर है, और सेकंड नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास में कितनी होगी, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, डिस्टेंस होगी √2a। सबसे ज्यादा जो पास में है वो a डिस्टेंस पे होगा, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो 2a डिस्टेंस पे होगा। सेकंड तक ही निकालना है, थर्ड हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे थर्ड भी निकाल सकते हो यदि निकालना चाहो। तो जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो कहाँ पे होगा हमारे पास में, किस पॉइंट पे होगा, वो इस पॉइंट पे होगा। इस क्यूब की बात करें यदि अपने, एक सेकेंड, इस क्यूब की बात करें, जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो ये वाला होगा, और ये डिस्टेंस तुम निकाल सकते हो डायगोनल वाली। ठीक है, ऐसे हमारे पास में कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर यहाँ पे। वो भी तुम लिख सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो थर्ड नियरेस्ट नेबर, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
जो थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा वो होगा हमारे पास में 8। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी होगी ये डिस्टेंस निकाल लो तुम। ये देखो यहाँ पे ये क्यूब है हमारे पास में, ये क्यूब है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है √2a और ये वाली डिस्टेंस a है, तो ये निकाल लो। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में हमें डायगोनल निकालना है। तो √2a का होल स्क्वायर प्लस a² का रूट, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में, तो आ जाएगा 2a² प्लस a² का रूट, तो ये आ जाएगी √3a। √3a डिस्टेंस होगी और ये कितने होंगे टोटल, 8 होंगे। 8 कैसे होंगे, एक यहाँ होगा और इस डायग्राम में देख सकते हो एक यहाँ होगा हमारे पास में, यहाँ नहीं होगा, एक यहाँ होगा, ये वाला एक ये इस कॉर्नर पे होगा, इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा, 4 ये होंगे हमारे पास में। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में 4 इधर होंगे और 4 ही हमारे पास में नीचे होंगे, 4 ऊपर वाले प्लेन में होंगे, 4 ही हमारे पास में नीचे वाले प्लेन में होंगे, तो टोटल 8 हमारे पास में थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ है तुम्हें। ठीक है, सिंपल क्यूबिक के बारे में इतने पॉइंट्स जितने मैंने लिखवाए हैं ये सभी क्लियर है ना सभी को। लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव लैटिस पॉइंट 1 होगा। नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर 6 होंगे। डिस्टेंस ए होगी, सेकंड नियरेस्ट नेबर 12 होंगे, सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √2a होगी, थर्ड नियरेस्ट नेबर हमारे पास में 8 होंगे और डिस्टेंस हमारे पास में √3a होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपने डिस्कस करें यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में वो है थर्ड नियरेस्ट नेबर के बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ और जो हमारे पास में एटॉमिक रेडियस है या लैटिस की जो रेडियस है, लैटिस पॉइंट की रेडियस है, उसमें रिलेशन क्या होगा। लैटिस पैरामीटर एंड बॉन्ड, लैटिस पैरामीटर या बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं अपने, दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ कह दो, लैटिस पैरामीटर से ज्यादा अच्छा है। बॉन्ड लेंथ एंड और रेडियस ऑफ एटम, इनमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे लिख लो रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। अब यहाँ पे देख सकते हो सिंपल क्यूबिक की बात करें अपने, इस पॉइंट को देखो, ये हमारे पास में ये दोनों अटैच है, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लैटिस पैरामीटर ए जो होगा यही बॉन्ड लेंथ होगी दो एटम के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, और इसकी रेडियस आर है हमारे पास में, तो 2r इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास में रिलेशन होगा बॉन्ड लेंथ और जो उसकी एटॉमिक रेडियस है, और सभी एटम की जो रेडियस है वो सेम होगी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑल एटम इन सिंपल क्यूबिक, ऑल एटम इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर आर सेम काइंड के होंगे, सेम टाइप के होंगे, सेम रेडियस के होंगे। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास में, देखो सिंपल डेफिनेशन एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, एपीएफ से भी इसको अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को। इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास में वो है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, इसको एपीएफ से लिख देते हैं, एपीएफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में एटम का वॉल्यूम कितना और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है।
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। अब एटम की जब ये बात करता है तो लैटिस पॉइंट की बात कर रहा है। अब जब लैटिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक लैटिस पॉइंट पे बहुत सारे एटम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनों ने अभी तक एक ही एटम कंसिडर किया है कि एक लैटिस पॉइंट पे एक एटम है। वो लैटिस पॉइंट को अपने एटम ही मान रहे हैं कि लैटिस पॉइंट इज एटम, एक सिंगल एटम है, वो हमने लैटिस पॉइंट ले लिया। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट केस हो सकता है किसी लैटिस पॉइंट पे दो एटम हो, किसी लैटिस पॉइंट पे तीन एटम हो, जैसे अपने कुछ आगे केस डिस्कस करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, उसमें कुछ ऐसे हमारे पास में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होगा जिसमें हमारे पास में जो एक लैटिस पॉइंट पे एक से ज़्यादा एटम हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास में सिंपल एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन है। आई होप इतना क्लियर है। अब वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, अब एटम कितने हैं, वॉल्यूम, एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है। यदि सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये होता है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई। आर की जगह अपने क्या पुट कर सकते हैं, आर हमारे पास में है, हमारे पास में 2r है, हमारे पास में a, तो r को अपने क्या पुट कर सकते हैं, a/2, तो ये आ जाएगा a/2 का क्यूब। ये वॉल्यूम आ जाएगा एक एटम का। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं, एक ही इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, एन इफेक्टिव इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम, तो ये कितना होगा 1 इंटू 4/3 पाई a/2 का क्यूब, will come out to be 4/3 पाई a³/8, ये हमारे पास में होगा। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा हमारे पास में वो होगा यहाँ पे, यूनिट सेल का वॉल्यूम है a क्यूब, क्योंकि क्यूबिक है हमारे पास में स्ट्रक्चर, तो इसका वॉल्यूम a क्यूब होगा। तो दोनों का रेशियो ले लो, APF क्या आ जाएगा, APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास में 4/3 पाई a³/8 अपॉन इंटू 1 इंटू 4/3 पाई a³/8 a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, तो 4π/3 इंटू 8, तो पाई बाय सिक्स आ जाएगा हमारे पास में। और जो पाई/6 है वो होगा 0.52। लेकिन ये पाई/6 भी याद रखना तुम कि पाई/6 वैल्यू होगी, कई बार डायरेक्टली पाई/6 दे देता है वो। ठीक है, तो मतलब इतना जो हमारे पास में सिंपल क्यूबिक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, ये जो सिंपल क्यूबिक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड रुको, हाँ, तो जो क्यूब है इसका कितना पोर्शन ये ऑक्यूपाई करता है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो क्यूब है, ये यहाँ पे हमने बनाया था, चलो मैं आगे बना ही देता हूँ इसको, दिक्कत होगी नहीं तो ये, हाँ, तो ये जो क्यूब है हमारे पास में, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है ये जो क्यूब है, इस क्यूब के अंदर जो एटम है, ये टोटल जो वॉल्यूम है इसके अंदर जो एटम है, ये जो एटम है ये कितना पोर्शन इस क्यूब का कवर कर रहे हैं, कितना पोर्शन इस एटम के अंदर का जो पोर्शन है वो एटम कवर कर रहे हैं, वो इतना है 0.52, 52% पोर्शन एटम ने इसका कवर कर रखा है। तो हमारे पास में एम्प्टी पोर्शन कितना है जो एटम ने कवर नहीं कर रखा, वो है 48%, 1 माइनस पाई/6। ठीक है, इसको कह सकते हैं अनऑक्यूपाइड, ये तो है ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बाय एटम। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो हमारे पास में जो पोर्शन है अनऑक्यूपाइड बाय एटम इन सिंपल क्यूबिक, अनऑक्यूपाइड पोर्शन इन सिंपल क्यूबिक,
वो होगा हमारे पास में 1 - π/6, ये हमारे पास में होगा, या 48% भी इसको अपने कह देते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। तो ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है वो एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसको अपने लूज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। क्यों लूज पैक्ड स्ट्रक्चर कह देते हैं इसको? लूज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये एक लूज पैक्ड स्ट्रक्चर है। व्हाई इट इज कॉल्ड लूज पैक्ड स्ट्रक्चर? यदि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास में जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ एनी स्ट्रक्चर हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई भी स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस देन 12 हो और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन उसका लेस देन 74% हो, तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी लूज पैक्ड स्ट्रक्चर। If any structure having coordination number less than 12% and atomic packing fraction is less than 74%, this particular structure is known to be loose packed structure। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है सभी को। तो ये तुम्हारे पास में कंप्लीट हमारे पास में सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब अपने यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट है हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें तो इसमें मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवाऊंगा। जो सबसे पहला पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, कि इसमें जो यूनिट सेल होगा, इसमें जो यूनिट सेल होगा वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास में यूनिट सेल यहाँ पे जो होगा वो किस टाइप का होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे हमारे पास में वो कॉर्नर्स के अलावा, हमारे पास में जो एटम है वो कॉर्नर्स के अलावा अदर पोजीशन पे भी हो सकते हैं। एटम यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे जो एटम होंगे हमारे पास में, एटम कैन बी रिसाइड टू अदर पोजीशन ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कॉर्नर। कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे भी एटम हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है, ईच कॉर्नर एटम टच विद द बॉडी सेंटर्ड एटम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईच कॉर्नर एटम टचेस विद बॉडी सेंटर्ड एटम। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में, यहाँ पे एटम, कुछ एटम तो हमारे पास में पर्टिकुलरली कॉर्नर पे होंगे जो सिंपल क्यूबिक में जैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना सकता हूँ इसका डायग्राम में। तो ये हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, इसमें जो एटम है वो कॉर्नर्स पे भी होंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे भी एटम होंगे, और कॉर्नर के अलावा कुछ अदर पॉइंट। अदर पॉइंट कौन सा हो सकता है? सेंटर। फेस पे नहीं होंगे यहाँ पे, वो अदर पॉइंट होगा बॉडी डायगोनल में, इसके सेंटर पे होगा यहाँ पे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईच कॉर्नर एटम टच विद द बॉडी सेंटर एटम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो सेंटर एटम है वो इसके साथ में, 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 सभी के साथ में ये टच कर रहा होगा। यहाँ मैंने टच करता हुआ नहीं बनाया, लेकिन एक्चुअल जो डायग्राम होगा, यू कैन सी दैट इन एक्चुअल डायग्राम, गूगल पे सर्च कर सकते हो। ईच बॉडी डायगोनल एटम कैन टच विद कॉर्नर एटम, और ये हमेशा होगा इसके अंदर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये हो सकता है हमारे पास में, इसको यदि हमें बनाना है, यदि इसका फ्रंट व्यू लेना है हमें, फ्रंट व्यू कुछ इस टाइप का नजर आएगा। ये तुम्हें यहाँ पे देखने पे फेस सेंटर्ड की तरह लगेगा, लेकिन ये फेस सेंटर्ड नहीं है। ये जो एटम है ये बॉडी डायगोनल में है। ठीक है, ये एटम आपस में टच नहीं कर रहे, लेकिन बॉडी डायगोनल जो एटम है ये फेस का नहीं है, बॉडी डायगोनल का है। इसको फेस मत समझना,
इट इज बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है ये सेंटर में है इसके, ठीक है। और ये इन सभी एटम को, जो कॉर्नर्स पे जो एटम है जितने भी, इन सभी एटम को ये टच कर रहा होगा, लेकिन कॉर्नर वाले एटम आपस में टच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट। और यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर होगा हमारे पास में, वो कितने होंगे, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे यहाँ पे हमारे पास में, देख सकते हो। यहाँ पे अपने नियरेस्ट नेबर की बात करें तो यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर होंगे हमारे पास में, या कोऑर्डिनेशन नंबर कह देते हैं, कितने होंगे देख सकते हो यहाँ पे कितने नियरेस्ट नेबर होंगे। अब यहाँ पे यदि अपने जो सेंटर वाला एटम है उसको अपने कंसीडर करें, यहाँ पे देख सकते हो ये जो सेंटर वाला एटम है इसको अपने कंसीडर करें, इस एटम को, इस एटम के नियरेस्ट नेबर कौन से हो सकते हैं, इस एटम की ये नियरेस्ट नेबर है, ये नियरेस्ट नेबर है, ये नियरेस्ट नेबर है, ये सभी इसको टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टोटल नियरेस्ट नेबर होंगे वो हमारे पास में कितने होंगे, वो 8 नियरेस्ट नेबर होंगे। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास में, नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होगी वो भी देख सकते हो यहाँ पे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की अपने बात करें तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जैसे ये हमारे पास में सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ये सिंपल क्यूबिक नहीं है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। ये एटम इसके साथ में नियरेस्ट नेबर होगा, ये बॉडी डायगोनल है, ये नियरेस्ट नेबर होगा इसके साथ में, ठीक है। ये बॉडी डायगोनल, ये एटम भी इसके साथ में नियरेस्ट नेबर होगा। इस एटम को सेंटर कंसीडर करें, इसको अपना ओरिजिन कंसीडर करें तो ये नियरेस्ट नेबर होगा, ये नियरेस्ट नेबर होगा, ये सभी नियरेस्ट नेबर होंगे, टोटल 8 होंगे। तो ये वाली डिस्टेंस ये बॉडी डायगोनल पे, ये जो डायगोनल एक्सिस है ना हमारे पास में, देख सकते हो यहाँ पे ये डायगोनल एक्सिस जो है इस डायगोनल एक्सिस पे है, और डायगोनल एक्सिस की जो लेंथ है टोटल वो कितनी है, √3 है, ठीक है। तो ये जो हाफ डिस्टेंस पे है, ये हाफ डिस्टेंस होगी यहाँ तक, तो ये हाफ डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, √3a/2। ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और अपने बात करें यदि सेकंड नियरेस्ट नेबर की, सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर कितने होंगे देख सकते हो यहाँ पे। अब 8 तो इसके अंदर आ गए, सेकंड नियरेस्ट नेबर यहाँ पे भी एक बॉडी डायगोनल होगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी डायगोनल होगा जो इससे a डिस्टेंस पे होगा, समझ आ रही है बात। ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे ये वाले एटम, देखो यहाँ पे 4 एटम यहाँ पे है, ये वाले एटम तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गए। कौन कौन से वाले फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गए देख सकते हो यहाँ पे, गिन सकते हो इनको, 8 होंगे ये टोटल। ये हमारे पास में जैसे ये तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और उसके बाद में ये एक हमारे पास में है, ये है हमारे पास में, यदि इधर भी बनाओगे, इधर भी तुम ऐसे बनाओगे तो ये हमारे पास में है, ये बॉडी डायगोनल पे। तो इनमें से अब देखो सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा हमारे पास में, ये 4 तो हो नहीं सकते, ये वाला ही सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा इसके, ये ओरिजिन पे जो हमने कंसीडर किया इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन सा है, ये वाला। और ये कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे है, और ये भी कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे। ऐसे हमारे पास में टोटल कितने हो सकते हैं, एक इधर x एक्सिस पे हो सकता है, एक -x पे, एक y पे हो सकता है, एक -y पे, एक z पे हो सकता है, एक -z पे हो सकता है। टोटल 6 हो सकते हैं सेकंड नियरेस्ट नेबर, क्योंकि इसके ऊपर भी एक क्यूब बना सकते हैं, उसमें भी एक बॉडी डायगोनल होगा, इसके नीचे भी एक क्यूब बना सकते हैं, उसमें भी बॉडी डायगोनल होगा, एक पीछे भी क्यूब बना सकते हैं, उसमें भी एक बॉडी डायगोनल होगा, एक आगे भी एक क्यूब बना सकते हैं, उसमें भी बॉडी डायगोनल होगा। तो सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 होंगे। और सेकंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये होगी हमारे पास में a, ठीक है। ये हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यदि अपने बात करें यहाँ पे रिलेशन की बात करें, एटॉमिक रेडियस और हमारे पास में जो लैटिस पैरामीटर a है या बॉन्ड लेंथ है, लैटिस पैरामीटर कह दो बॉन्ड लेंथ के अलावा, लैटिस पैरामीटर हमारे पास में है, उनमें क्या रिलेशन होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस एंड रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड एटॉमिक रेडियस, रिलेशन बिटवीन
लैटिस पैरामीटर, लैटिस पैरामीटर एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर में हमारे पास में क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे कैसे रिलेशन निकालेंगे। हमने कहा था जो बॉडी डायगोनल है वो कॉर्नर वालों को टच करेगा, तो टच करेगा तभी रिलेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज रिलेशन नहीं निकाल सकते थे अपने। हमें क्या पता कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये बॉडी डायगोनल जो है वो इन कॉर्नर्स वाले एटम को, ये जो कॉर्नर वाला एटम है इसको टच कर रहा है। ये जो बॉडी डायगोनल पे है, ये जो अंदर रखा हुआ है ये इसको टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है। तो एक बॉडी डायगोनल यदि ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, ये वाला, ये बॉडी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो इसकी जो लेंथ, इसमें टोटल कितने एटम आ रहे हैं इसको मैं यहाँ बना देता हूँ अलग से। ये बॉडी डायगोनल है, इसमें एक एटम ये है, एक पूरा अंदर टच कर रहा है, और एक एटम ये है हमारे पास में। तो टोटल रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर, आर और इसकी रेडियस आर, टोटल 4r है। और ये 4r किसके इक्वल है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये a है, ये √2a है, ठीक है, और ये a है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये जो डिस्टेंस आएगी ये √3a आएगी। तो यहाँ से जो r होगा वो होगा √3a/4। ये हमारे पास में रेडियस होगी, ये एटॉमिक रेडियस और जो हमारे पास में रिलेशन है एटॉमिक रेडियस और किसमें, एटॉमिक रेडियस और जो लैटिस पैरामीटर उसमें रिलेशन, ठीक है। थर्ड नियरेस्ट नेबर निकाल लेना बॉडी, इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का थर्ड नियरेस्ट नेबर क्या हो सकता है। ये जो वाले, ये वाले जो पॉइंट है वही थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे। निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इनकी जो डिस्टेंस निकालनी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, डिस्टेंस आराम से निकाली जा सकती है। यही होंगे थर्ड नियरेस्ट नेबर, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकते। 4 ये होंगे, 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे, 4 इधर होंगे, 4 4 8, 8 3 24, 24 होंगे। बाकी कल सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, जो वैसे पूछा नहीं जाता, सेकंड नियरेस्ट नेबर से ऊपर नहीं जाता वो, बट सर्च करना, गूगल सर्च करना कि जो BCC है उसके लिए जो थर्ड नियरेस्ट नेबर है वो कितने होंगे और डिस्टेंस कितनी होगी, और अपने आप को वेरीफाई करना, खुद कैलकुलेट करके चेक करना उसको, ठीक है, हो जाएगा आराम से। अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है हमारे पास में, हाँ इसमें एक चीज रहेगी हमारे पास में, वो तो हमने निकाली नहीं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें तो इनसाइड कितना है 1, फेस पे कितना है 0/2, कॉर्नर पे कितने 8, तो ये होगा हमारे पास में 2, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे 2। और तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, यूनिट सेल के अंदर जो वॉल्यूम होगा एटम का वो कितना होगा, 2 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 4/3 πr³, तो 2 × 4/3 पाई, r कितना है हमारे पास में √3a/4 का क्यूब। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें, APF एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 2 × 4/3 πr³ की जगह √3a³ का क्यूब, 4³ जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो क्यूबिक है, a³, तो ये आ जाएगा 2 × 4π/3 × √3 × 3 √3 का क्यूब को अपने 3√3 लिख सकते हैं, a³ ओवर a³ और नीचे आ जाएगा हमारे पास में 4³ 4 × 4 × 4, ये लिख दिया हमने। a³ से a³ कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास में, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2π√3/16, तो √3π/8, और इसको सॉल्व करोगे √3π/8 को तो ये आएगा 0.68%, तो 0.68%, तो 68% हमारे पास में जो एटम है
जो 68% जो यूनिट सेल हमारे पास में क्यूबिक जो हमारे पास में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 68% जो हमारे पास में अंदर का जो भाग है वो भरा हुआ है एटम से, और 32% हम कह सकते हैं वो खोखला है, खाली है। ठीक है, अनऑक्यूपाइड कितना है? अनऑक्यूपाइड है 32%। अनऑक्यूपाइड पोर्शन, अनऑक्यूपाइड पोर्शन है 32%, या इसको ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 3 पाई बाय 8, 8 माइनस रूट 3 पाई। ये पूछ लिया जाता है। ये जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम दिया था आरपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन एक बार गेट में भी पूछा हुआ है। गेट के एग्ज़ाम में भी मैंने देखा हुआ ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। ठीक है, तो अनऑक्यूपाइड वाला पूछ लेते हैं। कई बार अपने वहाँ लैंग्वेज नहीं पढ़ते, एक ऑप्शन ये भी दिया होता है, एक ऑप्शन ये भी दिया होता है, और वहाँ पे अपने लैंग्वेज नहीं पढ़ते। मैंने भी अनऑक्यूपाइड पढ़ा नहीं था, डायरेक्ट ऑक्यूपाइड याद था। वहाँ पे लैंग्वेज में नहीं देखा भाई अनऑक्यूपाइड लिखा है ऑक्यूपाइड लिखा है, मैं तो इसको टिक करके आया था, और सही ऑप्शन ये था। ठीक है, अनऑक्यूपाइड कितना होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कई बार अपने जल्दीबाजी में वहाँ पे वन देख के हाँ रूट 3 पाई बाई 8 ये याद है। देखो ये याद था मेरे को, रूट 3 पाई बाई 8 मैं याद करके गया था। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं रिवीजन करके गया था, तो मैं याद करके गया था भाई ये वैल्यू होती है रूट 3 पाई बाई 8। लेकिन वहाँ पे क्योंकि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, यदि याद नहीं है तो कैलकुलेट, इतना लंबा कैलकुलेट कैसे करोगे, टाइम लग जाएगा। याद है तो डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन वो अनऑक्यूपाइड नहीं देखा, और ये भी ऑप्शन था ये भी ऑप्शन था, तो ये याद किया होता, ये लगा दिया था। ठीक है, वैसे अनऑक्यूपाइड होगा, अनऑक्यूपाइड का ये सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इनको ये रिवीजन से ही क्लियर होती है। जितनी अच्छी रिवीजन होगी और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उनसे ये चीज़ें क्लियर होगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी एक लूज पैक स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो ए लूज पैक स्ट्रक्चर, क्योंकि 68% से कम है, 74%, 68% है वो, 74% से कम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, वो नियरेस्ट नेबर जो हमारे पास में 8 है वो 12 से कम है। ठीक है, इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट है हमारे पास में, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास में एफसीसी। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, एफसीसी के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है लेकिन फेस सेंटर्ड है। ठीक है, और ये जो हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी, ये भी हमारे पास में, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की टर्म में लिख देता हूँ, ये भी हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। इसमें जो यूनिट सेल होगा वो किस टाइप का होगा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास में, इसमें जो एटम है वो कॉर्नर के अलावा जो फेसेस है, जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसकी जो फेस है उस पर भी हमारे पास में हर एक फेस पे एक एटम होगा। एटम resides corner atom resides not only at corner but each face of the cubic crystal। तो फेस सेंटर में क्या होगा, जो एटम है वो हमारे पास में सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं होगा, कॉर्नर्स के अलावा भी हमारे पास में हर एक जो हमारे पास में फेस है, 6 फेस है, तो हर एक फेस पे एक एटम होगा हमारे पास में। ठीक है, और जो फेस पे एटम होगा वो कॉर्नर पे जितने भी एटम हैं उनसे टच करेगा। द एटम एट फेस टच विद कॉर्नर एटम। सभी कॉर्नर एटम के साथ में टच नहीं कर सकता, जिस फेस पे वो है उस फेस के पर्टिकुलर जो कॉर्नर एटम है, किसी भी फेस पे कोई फेस एटम है हमारे पास में, किसी एक फेस पे वो एटम उस पर्टिकुलर फेस के जो 4 कॉर्नर है उन कॉर्नर के एटम के साथ में टच करेगा।
ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप की होगी हमारे पास में, जो इसकी यूनिट सेल की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस टाइप की होगी। यहाँ पे एटम कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे है हमारे पास में, कॉर्नर के अलावा फेस पे भी है। ये फेस है हमारे पास में, यहाँ एक है, फेस को मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये जो फेस है यहाँ पे एक है, इस फेस पे भी है, इस फेस पे भी है, ये जो फ्रंट फेस है, पीछे वाला फेस है, इन सभी फेस पे भी है। तो इसके यदि आगे वाला हिस्सा बनाऊं मैं, फ्रंट हिस्सा, इसका क्रॉस सेक्शन व्यू लूं, फ्रंट का जो व्यू होगा वो ये होगा हमारे पास में कुछ, ये फ्रंट का व्यू है हमारे पास में, कॉर्नर पे है, फेस पे है, ठीक है, ये कॉर्नर पे है, लेकिन ये कॉर्नर वाले आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन ये फेस वाले के साथ में जरूर टच करेंगे। ये जो हमारे पास में है ये फेस पे है, फेस सेंटर्ड है ये, ठीक है, फेस सेंटर्ड, ठीक है। और ये इसके साथ में टच करेंगे, और ये जो रेडियस है, ये इसकी रेडियस आर है, ये भी आर है, ये आर है, ये आर है, तो यहाँ पे वो रिलेशन भी अपने कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास में, इसमें अपने बात करें नियरेस्ट नेबर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास में नियरेस्ट नेबर, तो नियरेस्ट नेबर की बात करें यहाँ पे, नियरेस्ट नेबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर। तो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे बताओ भाई, फटाफट से देखो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे इसके अंदर। अलग से बना दूं इसको, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, ये हमारे पास में क्यूब है, ये इस टाइप से हमारे पास में एक सिंपल क्यूब है, ठीक है। इस पे फेस पे, यहाँ कॉर्नर पे एटम है, ये कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस फेस पे है, ठीक है। तो इस फेस के नियरेस्ट नेबर, ये जो एटम है ये तो दूर है सभी, ये वाले एटम तो सभी दूर है, ये फेस वाला भी बहुत ज्यादा दूर है। ये एक फेस पे एटम है यहाँ पे, ठीक है, एक ऊपर वाले फेस पे एटम है, एक इधर वाले फेस पे एटम है, और एक पीछे वाले फेस पे एक एटम है, ठीक है। अब ये जो एटम है ये वाले, ये नियरेस्ट नेबर है, ये चार, ये चार नियरेस्ट नेबर है। क्या सिर्फ ये चार ही है हमारे पास में नियरेस्ट नेबर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक क्यूब होगा, ये थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा, ये जो क्यूब होगा, अब यहाँ पे ये जो एटम है इस फेस पे के ऊपर और इस फेस के ऊपर, ये जो एटम है हमारे पास में, और जो फ्रंट फेस है इसके ऊपर यहाँ एटम है, पीछे वाले फेस के ऊपर भी एक एटम है, इस फेस के ऊपर भी एक एटम है। तो इस एटम से ये जो एटम है, ये वाला जो एटम, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एटम होगा हमारे पास में, देखो चार तो ये हो गए, 1 2 3 और 4, चार तो ये हो गए हमारे पास में, ठीक है, विजिबल है ना। और ये वाला जो एटम है, जो अलग पेन से मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, ये वाला जो एटम, ये स्पेस पे, इस फेस पे, इस फेस पे, और ऐसे ही इस फेस पे भी है ये वाला एटम, ऐसे ही एक नीचे वाले फेस पे भी है, इस फेस पे भी है, ऐसे ही पीछे वाले फेस पे भी है, इधर फ्रंट वाले फेस पे भी है। तो ये वाले जो डिस्टेंस होगी ये भी सेम वही डिस्टेंस होगी जो ये वाली डिस्टेंस होगी। अब देखो इसको ऐसे बना सकता हूं मैं, यहाँ पे मैं बनाऊं तो ये हमारे पास में ये एटम है, ये इसके चार तो फेस पे हो गए, 1 2 3 एंड 4 4, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल होगी √2a, क्योंकि ये a है, ये a है, तो डायगोनल वाली होगी √2a, लेकिन ये हाफ देखोगे तो ये होगी a/√2, a/√2 डिस्टेंस होगी ये। बड़ा बनाता हूं इसको थोड़ा सा, क्लियर हो जाए, जिससे ये अच्छे से तुम्हें देखो, ये समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है समझना। ये जैसे फेस है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, ये एक एटम, ठीक है। ये वाली एक डिस्टेंस है हमारे पास में, ये वाली टोटल डिस्टेंस है √2a, क्योंकि ये a है, ये a है, तो इसकी हाफ कितनी होगी, a/√2, ये a/√2 है।
तो यहाँ पे एक ये क्यूब है, यहाँ पे ये फेस, तो यहाँ पे भी एक एटम है, और इस एटम से ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से देखो, ये इस फेस को विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये फेस है, इस फेस के सेंटर में एक एटम है, उस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, ये भी एक सेंटर में है, तो यहां से एक ट्राइंगल बन सकता है, यहां से इस टाइप से ये एक ट्राइंगल बन सकता है। और ये जो ट्राइंगल है, ये वाली जो लेंथ है वो तो है हमारे पास में a/2, ये वाली लेंथ भी है a/2, और ये हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये कितनी होगी, a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल, a² / 4 प्लस a²/4, 2a²/4 का रूट, तो a² / 2 का रूट, तो ये कितनी होगी a/√2, तो वही सेम डिस्टेंस आ रही है a/√2। तो ये जो एटम है ये भी a/√2 डिस्टेंस पे है, ये एटम भी a/√2 डिस्टेंस पे, ये एटम भी इस एटम से ये भी a/√2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे जो एक एटम होगा वो भी a/√2 पे होगा, पीछे एक होगा वो भी a/√2 पे होगा, एक फ्रंट में होगा जो फ्रंट की तरफ आएगा वो भी, तो 4 होंगे यहाँ पे, 4 इस साइड में होंगे और 4 इस साइड में होंगे, टोटल 8 हो जाएंगे, और 4 ऑलरेडी इस पे है, 1 2 3 4 5 6, एक पीछे होगा 7, एक फ्रंट में होगा 8, फ्रंट में होगा, और 4 इधर होंगे, एक फ्रंट में होगा, एक पीछे होगा और एक नीचे होगा, तो 4 इधर होंगे, 4 4 4 8 और 4 12, टोटल हमारे पास में यहाँ पे जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 होगा। और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होगी, नियरेस्ट नेबर जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारे पास में, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की बात करें तो ये होगी हमारे पास में, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी हमारे पास में a/√2, ठीक है, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नियरेस्ट नेबर की, यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है, एक बार नोट कर लो। सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो सेकंड नियरेस्ट नेबर देखो यहीं से मैं बता देता हूँ इसी डायग्राम से, सेकंड नियरेस्ट नेबर, तो ये देखो ये डायग्राम है हमारे पास में, यहाँ पे जो ये फेस पे एक एटम, सेकंड नियरेस्ट नेबर यहाँ पे कौन सा हो सकता है, ये फेस वाला हो सकता है, या ये, अब ये वाले एटम बचे ना, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो इस एटम के, क्या ये चारों एटम जो ये वाले एटम हैं, या ये पास में है या ये वाला पास में, ये पास में है, तो ये कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे, और एक इधर भी होगा, एक ऊपर भी होगा, एक नीचे भी होगा, एक आगे भी होगा, एक पीछे भी होगा, तो टोटल कितने होंगे, 6 होंगे, तो 6 सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे, और कितनी डिस्टेंस पे होंगे, a डिस्टेंस पे होंगे, डिस्टेंस कितनी होगी, a डिस्टेंस होगी, ठीक है। और पॉइंट की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में वो है, और कौन सा पॉइंट रह गया यहाँ पे, नियरेस्ट नेबर भी हो गया हमारे पास में, सेकंड नियरेस्ट नेबर भी हो गया, एटॉमिक रेडियस और लैटिस पैरामीटर में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लैटिस पैरामीटर, क्या रिलेशन है, डायग्राम बनाया हुआ देख लो, ये रहा यहाँ पे बनाया था, ये यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, क्या रिलेशन होगा, ये टोटल हमारे पास में 4r इक्वल टू किसके इक्वल है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, ये a है, ये a है, तो ये √2a के इक्वल है, तो r इक्वल टू √2a/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास में, तो इसको लिख दो उस पॉइंट में, ठीक है, r इक्वल टू √2a/4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम की बात करें, n इफेक्टिव ni प्लस nf/2 प्लस nc/8, ni 0 है, अंदर कोई भी एटम नहीं है, 0, फेस पे कितने हैं, टोटल 6 फेस है, 6/2, कॉर्नर पे 8 है, 8/8 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 + 1 4,
तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 4। और यदि वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें, एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर कितना है, √2a/4 का क्यूब। ठीक है। और एपीएफ की बात करें, 4 इंटू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है 4 इंटू 4/3 पाई √2 इंटू 2 लिख देंगे, ए क्यूब ओवर 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा हमारे पास में 2√2 पाई अपॉन 3। यही बचेगा 2√2 पाई ओवर 3 इंटू 4। तो नीचे आ जाएगा 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा पाई/3√2। ये हमारे पास में आ जाएगा, यही आएगा पाई/3√2, या √2 पाई/6 भी लिख सकते हो। √2 पाई/6 कई बार एग्जाम में ये भी लिखा मिल जाता है। तो इसको कैलकुलेट करो तो इट विल कम आउट टू बी 74%। ये 74% होगा हमारे पास में। और 74% होगा तो अनऑक्यूपाइड वाला कितना होगा, अनऑक्यूपाइड होगा हमारे पास में, अनऑक्यूपाइड 1 माइनस पाई/3√2, तो ये आ जाएगा 3√2 माइनस पाई ओवर 3√2। ये अनऑक्यूपाइड होगा और ये कितना होगा 26%। 74 में से 26% खाली रहेगा। जो एटम यूनिट सेल जो एटम फिल करेगा, जिस यूनिट सेल जितना मतलब जो फेस सेंटर्ड क्यूब है उसमें जो एटम होगा वो 74% उसको फिल कर देगा। 26% उसमें कुछ भी डाल सकते हो, 26% पानी भर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर जब इस यूनिट क्यूब में पानी डालोगे तो वो पानी वहां जाएगा जहाँ खाली जगह होगी। तो खाली जगह कितनी होगी, 26% खाली जगह होगी अनऑक्यूपाइड। ठीक है, इसके अंदर तुम लिक्विड इजीली फिल कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगी। क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्यों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 74 है, विच मीट द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, इस वजह से ये हमारे पास में क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। सिंपल क्यूबिक में बात करें तो एफसीसी जो स्ट्रक्चर होगी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी। तो ये हमने तीनों टाइप के सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के जो भी लैटिस स्ट्रक्चर थे 3 टाइप के, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अपने जो बाकी टाइप है हमारे पास में एफसीपी, डायमंड, NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये एक वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि जो सब्सक्राइबर रेट है वो यहाँ पे है 60%, 40% ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 60% ने वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि जो देखो लाइक करते हो तो जो यूट्यूब है वो यदि तो कोई भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वीडियो देखता है तो यूट्यूब अपने आप रिकमेंड करता है वीडियो को, इस वजह से लाइक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।